नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 14 जुलाई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, इस सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए 17 जुलाई को 11 बजे सुबह इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक इसी वीडियो के साथ दिया जाएगा। तो वहां पर आप लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वह सुबह 6 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करके इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकेंगे और बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस इस छात्रवृत्ति से आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। अब आते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। तो पहला टॉपिक है भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस लेख के माध्यम से कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, विगत वर्षों में दोनों में क्या दूरियां रही हैं, क्या नज़दीकियां रही हैं, इन संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दक्षिण कोरिया। तो इस तरह से इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस लेख के माध्यम से। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेनिंग चल रही है। दोस्तों, 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम नागरिक के लिए चुनाव होना है और दोस्तों यह जो है 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेगा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति यह कैंपेनिंग जो करता है, यह वोट मांगने किसके पास जाता है, इसकी इस पद की क्या गरिमा है, क्या यह रबर स्टैंप है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इसमें स्थिति क्या है भारत की और वैश्विक स्तर पर भी हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा तथ्यात्मक है, फिर भी हम बात करेंगे कि जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, इसे कौन जारी करता है, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, चौथा टॉपिक होगा घटते जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या और इसके क्या लाभ हैं भारत के संदर्भ में, इसमें हम ज्यादा चर्चा करेंगे। इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्यों घट रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह पृष्ठ संख्या 6 पर, इसे सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में डाल सकते हैं। स्केल अप द इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप। दोस्तों, भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। नई दिल्ली को इंडो पैसिफिक रणनीति में सियोल के चौथे स्तंभ बनने की काफी संभावनाएं हैं। दोस्तों, सियोल क्या है? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में बात की जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इस तरह से जैसे देखा जाए तो क्वाड जैसे समूह भाग लेते हैं, लेकिन अभी साउथ कोरिया नहीं ले रहा है। तो क्या आगे यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इंडो पैसिफिक रणनीति में दक्षिण कोरिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? तो इंडो पैसिफिक समस्या अब तक के उच्चतम स्तर पर, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में विविध विदेश नीति की चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को तेजी से विरोध हो रहा है। तो विदेशी आर्थिक और सुरक्षा नीति क्षेत्रों यानी समुद्री सुरक्षा सहित में सरकारों के उपलब्ध विकल्प गंभीर तनाव में हैं। तो दोस्तों, यह जो है पूरा लेख ही इसी पर है कि भारत दक्षिण कोरिया संबंध के बारे में पहले जानना आवश्यक है, यानी ड्रिफ्ट से शिफ्ट तक। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों में काफी भिन्नता का अनुभव किया है। दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुपक्षीय सुरक्षा पहलों से दूर एक स्पष्ट प्रवाह देखा जाता है, जैसा कि क्वाड यानी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान।
यानी यह जो क्वाड सम्मेलन है या क्वाड समूह है, इसमें दक्षिण कोरिया नहीं है। इस बीच भारत उनमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। तो नवनिर्वाचित कोरियाई राष्ट्रपति यूंग सुक येयोल ने दक्षिण कोरियाई विदेश और सुरक्षा नीतियों में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रस्ताव किया है और उन्होंने यही प्रस्ताव दिया है कि दक्षिण कोरिया को एक वैश्विक निर्णायक राज्य, उदार मूल्यों और एक नियम आधारित व्यवस्था के मामले में कदम उठाना चाहिए, जो उदार लोकतांत्रिक मूल्यों और पर्याप्त सहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि को आगे बढ़ाता है। तो एक वैश्विक निर्णायक राज्य बनने और क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की दक्षिण कोरिया की नई इच्छा बहुआयामी भारत कोरिया साझेदारी के लिए कई अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, भारत दक्षिण कोरिया संबंध की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच काफी सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध हैं। तो सांस्कृतिक संबंध की अगर हम बात करें तो कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंग जियाओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत के 5 साम्राज्यों की तीर्थ यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। तो यानी कह सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच दशकों से यानी प्राचीन काल से संबंध, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता लैप ऑफ द स्टेट की रचना की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, रक्षा के संबंध में बात करें तो वर्ष 2005 में दोनों पक्षों ने 2006 में दोनों तट रक्षकों के बीच सहयोग पर रक्षा और रसद तथा एक अन्य समझौता ज्ञापन में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, अब तक भारतीय और दक्षिण कोरियाई तटरक्षकों ने अंतर संचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अभ्यास किए हैं, जैसे सहयोग होनलेंग ओग। इसी तरह से इसमें दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए यह अभ्यास किया था। इसी तरह से 2021 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का भी उद्घाटन किया था। दोस्तों, 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया था। तो रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अगर बात किया जाए, राजनीतिक क्षेत्र में, तो यह जो है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई के अन्य देशों के साथ कोरिया के संबंध भी शामिल हैं। दोस्तों, वर्ष 2010 में भारत से स्थापित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से व्यापार और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने आर्थिक संबंधों में गंभीर रुकावटों का सामना किया, यानी दोनों देशों के बीच व्यापार सुस्त था। भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश का कोई बड़ा प्रवाह नहीं हो रहा था। फिर भी इसके बावजूद दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और कई क्षेत्रों में दोनों के बीच यह व्यापार बढ़ रहा है, यानी 2030 तक 50 अरब डॉलर व्यापार करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी यहां पर इस लेख में इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है, तो चीन के झुकाव को ठीक करना होगा और भारत तथा दक्षिण कोरिया को इसमें सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी चीन के प्रति अपने भारी झुकाव को साउथ कोरिया को ठीक करके रणनीतिक नीति में बदलाव दोनों देशों के लिए, यानी भारत और कोरिया के लिए नए आर्थिक अवसर यह लाने के लिए बाध्य है। 2030 तक 50 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य, जो कुछ महीने पहले असंभव लग रहा था, लेकिन अब यह पहुंच सकता है। दोस्तों, 2020 में भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य सौदे के बीच रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, दोनों देश अब एक दूसरे के व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की जरूरतों को समझने और समायोजित करने के बेहतर स्थिति में होंगे।
दोस्तों, हालांकि राजनीतिक और रणनीतिक संरेखण की कमी के कारण इसका कुछ अभी तक ज्यादा सकारात्मक इसका रिजल्ट नहीं आया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा अभिविन्यास में रणनीतिक बदलाव के साथ रक्षा और सुरक्षा के लिए सहयोग के नए द्वार उभरे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अगले स्तर के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियां और आधुनिक युद्ध प्रणालियां नए डोमेन में हैं। तो इस तरह से इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो हिंद महासागर में अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा गतिविधियों में दक्षिण कोरिया की भागीदारी, जैसे वार्षिक मालाबार और क्वाड देशों के साथ अन्य अभ्यास, भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के नौसैनिक फुटप्रिंट को और मजबूत करेगा। दोस्तों, कोरिया में मून जे इन प्रेसिडेंसी के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया आपस में भिड़ गए थे। भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सुरक्षा वार्ता को मजबूत करने की बहुत कम गुंजाइश थी। दक्षिण कोरियाई नीतियों में बदलाव एक मजबूत भारत, दक्षिण कोरिया और जापान रक्षा नीति समन्वय को सक्षम करेगा, जो नई संयुक्त क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकता है। दोस्तों, भारत ने जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्कृष्ट रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में भी यह चौथा स्तंभ हो सकता है, तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दक्षिण कोरिया के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, साइबर क्षमता निर्माण, क्योंकि दक्षिण कोरिया इन सब मामलों में बहुत आगे है, तो इस तरह से बाहरी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता क्षमताओं में से एक यह लीडर के रूप में उभरने के साथ दक्षिण कोरिया इंडो पैसिफिक में भारत की मूलभूत ताकत को बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दे सकता है। ऐसे में भारत को दक्षिण कोरिया को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन वैश्विक भू राजनीति के लिए वास्तविक चुनौती यह है कि क्या दक्षिण कोरिया अपरिहार्य चीनी दबाव का सामना कर सकता है? अपने नए संरेखण पर क्या यह कायम रह सकता है? तो यहां पर दक्षिण कोरिया को भी बहुत सूझबूझ के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया को चीन के साथ 3 नई समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, और इस समझौते के तहत कोरिया इस पर सहमत हुआ कि कोई अतिरिक्त टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की तैनाती नहीं, अमेरिका के मिसाइल रक्षा नेटवर्क में कोई भागीदारी नहीं, और अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन की कोई स्थापना नहीं। तो इन तीनों बिंदुओं पर दक्षिण कोरिया को ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसमें एक और चुनौती है यूएस फैक्टर और नॉर्थ कोरिया। ट्रंप अमेरिका कोरिया साझेदारी की प्रासंगिकता के बारे में वो काफी असंबद्ध थे। उन्हें दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सेना को वापस लेने पर भी चर्चा की थी। तो ट्रंप द्वारा एक समय में दक्षिण कोरिया के संबंध छोड़ने की धमकी वास्तविक थी। उत्तरी कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की शांति प्रक्रिया पूरी तरह से ऐसे में चरमरा गई। आने वाले दिनों में जैसे जैसे उत्तर कोरिया अधिक मिसाइल और परमाणु परीक्षण करेगा, इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। तो कोरियाई प्रायद्वीप पर शत्रुता का कोई भी ब्रेकआउट दक्षिण कोरिया की इंडो पैसिफिक परियोजना को पटरी से उतार सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि यह ध्यान देना आवश्यक है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र यानी भारत दक्षिण कोरिया को चीनी दबाव और उत्तरी कोरिया खतरों को सामना करने में मदद कर सकता है, और एक स्वतंत्र, मजबूत और लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदार हो सकता है, जो भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ देगा। इस नई साझेदारी का दोनों देशों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, और यह एक ऐसा अवसर है जिसे कोई भी देश गंवा नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 7 में सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, इसे भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं है। राष्ट्रपति के लिए कार्यपालिका के अत्याचार के खिलाफ नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप करना संभव है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति यानी इस समय चुनाव कैंपेनिंग चल रही है भारत के राष्ट्रपति के लिए। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके बारे में आपने इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों, 25 जुलाई को हमारे देश के राष्ट्रपति शपथ लेंगे, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो भारत को किस तरह के राष्ट्रपति की जरूरत है? क्या भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जा सकता है, या कुछ वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता
सकता है। दोस्तों, संविधान सभा में राष्ट्रपति को लेकर के काफी बहस हुई थी। तो उसमें मुख्य प्रश्न यही था, क्या भारत में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए। तो विधानसभा ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति का विकल्प चुना था। दोस्तों, प्रोफेसर केटी शाह जैसे इसमें सदस्य थे। शाह ने सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए जोरदार तर्क दिया। उन्होंने एक अलंकारिक प्रश्न पूछा, जो यह था कि क्या विधानसभा चाहती थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मात्र ग्रामोफोन हो। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा, हमारे राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के व्यक्ति हैं, उनके पास कोई विवेक नहीं है, उनके पास प्रशासन की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या भारत के राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। इसका अर्थ यही है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है। इसलिए लोगों के लिए यह पूछना समझ में आता है कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति क्यों होना चाहिए जो कि इस तरह से वह सिर्फ कहने पर हस्ताक्षर करे। तो अतीत में हमारे कुछ राष्ट्रपतियों ने जिस तरह से कार्य किया वह जनता की धारणा को पुष्ट करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ राष्ट्रपतियों ने गणतंत्र के राष्ट्रपति पद के निहितार्थ पर खरे भी उतरे। इसलिए हम इस प्रश्न पर वापस आते हैं कि यह कार्यालय देश के शासन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें यही बात आती है कि मतदान का तरीका और लोगों की भूमिका, यानी अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव में एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए उन्हें कौन वोट देता है? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य के साथ साथ देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की उपस्थिति बहुत अधिक दिखाई देती है। यानी यह एक सदस्य एक वोट के आधार पर विधायकों द्वारा केवल वोट की तुलना में राष्ट्रपति को व्यापक आधार देता है। दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे विधायक के एक मत का मूल्य, दोस्तों किसी विधायक के यानी विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए एक फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। तो अब देखिए यहां पर राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकाल रहे हैं प्लस 403 विधायक हैं गुणे 1000, तो ऐसे इसका मूल्य निकाला जाता है। इसी तरह से संसद के एक मत का मूल्य क्या होता है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत बटा संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस तरह से एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो विधायकों के मूल्य की बात की जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य है, क्योंकि यहां पर एक विधायक के मत का मूल्य 208 है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा यानी 208 के उच्चतम एकल वोट मूल्य के साथ सबसे बड़े राज्य को एक विधायक के कुल वोट मूल्य 83,824 के साथ शीर्ष होने का गौरव प्राप्त है। इसके ठीक विपरीत सिक्किम के छोटे राज्य में प्रत्येक विधायक के वोट मूल्य केवल 7 हैं, यानी राज्य का कुल वोट मूल्य सिर्फ 224 है। यानी उत्तर पूर्व राज्यों में मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय जैसे छोटे राज्यों के साथ साथ पश्चिम में गोवा और दक्षिण में पुदुचेरी का मामला अलग नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इस तरह से तो भारत का संविधान चाहता है कि राष्ट्रपति सतर्क और उत्तरदायी हो, उन्हें कार्यपालिका के संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से अप्रभावित चीजों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, ऐसे भी राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति, जिन्होंने नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ खुले तौर पर मतभेद रखते थे और सरकार पर जबरदस्त दबाव या प्रभाव डाल सकते थे। दोस्तों, इसी तरह से एपीजे कलाम साहब थे, उस समय एनडीए की सरकार थी, लाभ के पद अधिनियम पर उन्होंने उसे वापस भेज दिया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के लिए यह संभव है कि वह सरकार से
असहमत हो, हर बात पर सरकार की सहमति वह व्यक्त ना करे, वह बहुत सारे विधेयक को वापस भेज सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर यही कहने का आशय है कि केवल रबर स्टैंप ना हो, वह अपने निर्णय भी ले सके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा ही यह चुनकर आ रहा है, क्योंकि जनता ने इन विधायकों को चुना और यह विधायक राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। जनता ने सांसद को चुना और यह सांसद क्या है, इन राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति का भी बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं पोस्ट हो जाता है और वह भी निर्णय ले सकता है। सरकार की सभी गलतियों को वह माफ नहीं कर सकता है, उसको पॉइंट आउट वह कर सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 1 पर सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे के तहत इसको जोड़ सकते हैं। इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स 2022 आ गया है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2006 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। तो देश स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, ऐसा रिपोर्ट में दिया जा रहा है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह हालांकि देख सकते हैं पिछली बार की अपेक्षा नहीं 2021 में 140वें स्थान पर था, अब 135वें स्थान पर है। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों यानी वह 4 आयाम कौन कौन से हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। और दोस्तों इंडेक्स में 1 उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति तथा 0 निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों इस इंडेक्स का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु एक सीमा का निर्धारण करना, वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारकों द्वारा विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों भले ही भारत में नारी को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन सच यही है कि समाज में उनकी स्थिति आज भी अन्य देशों के मुकाबले काफी पीछे है, जो स्पष्ट तौर पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में दिख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 135वीं रैंक है। टोटल और आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143वें स्थान पर है, शिक्षा प्राप्ति में 107वें स्थान पर है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146वें यानी अंतिम स्थान पर है और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर है। हालांकि यदि पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। पिछले साल जारी इस इंडेक्स में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया था। वहीं यदि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात करें तो भारत की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। इस मामले में भारत को सबसे नीचे 146वां स्थान सोचिए दिया गया है। तो इस तरह से वहीं आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भारत को 0.35 अंकों के साथ 143वें स्थान पर रखा गया है। शिक्षा हासिल करने के मामले में भारत 0.96 अंकों के साथ 107वें स्थान पर है और इस संदर्भ में मालदीव, श्रीलंका, घाना आदि देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। वहीं राजनीति में महिलाओं की पैठ से जुड़े इंडेक्स में देखें तो भारत को 146 देशों में 0.267 अंकों के साथ 48वें स्थान पर रखा है। यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का स्थान पहले से बेहतर हो रहा है। यदि लैंगिक समानता के मामले में भारत की तुलना उसके पड़ोसियों से करें तो उसकी स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस इंडेक्स में जहां बांग्लादेश को 0.714 अंकों के साथ 71वें पायदान पर रखा गया है, वहीं नेपाल 96, श्रीलंका 110वां, मालदीव 117वां, भूटान 126 की स्थिति में हमसे बेहतर है। हालांकि पाकिस्तान 145वें और अफगानिस्तान को 146वें पायदान पर है। वहीं दूसरी तरफ
वहीं दूसरी तरफ आइसलैंड को 0.908 अंकों के साथ इस इंडेक्स में सबसे ऊपर रखा गया है। फिनलैंड दूसरे स्थान पर तथा नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड चौथे और स्वीडन को पांचवें पायदान पर रखा गया है। अफ्रीकी देश रवांडा और नामीबिया की स्थिति भी दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिन्हें क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों, लैंगिक समानता को हासिल करने में दक्षिण एशिया को लगेंगे अभी भी 197 साल। चूंकि इस इंडेक्स के साथ ही जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में की माने तो लैंगिक समानता की स्थिति में अभी काफी बदतर स्थिति है। वैश्विक स्तर पर इस खाई को पाटने में अभी 132 साल और लगेंगे। देखा जाए तो जैसे जैसे कोविड-19 के साथ साथ वैश्विक संकट बढ़ रहा है, इसका परिणाम महिला शक्ति को भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से लैंगिक समानता की स्थिति के बदतर होने का जोखिम कहीं ज्यादा बढ़ गया। यदि दक्षिण एशिया की बात करें तो वहां लैंगिक समानता को हासिल करने में 197 वर्ष लगेंगे। वहीं उत्तरी अमेरिका को 59 वर्ष, यूरोप को 60 वर्ष, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन को 67 ईयर, 98 ईयर उप सहारा अफ्रीका को, 115 मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका तथा 152 साल मध्य एशिया अफ्रीका को और 168 साल पूर्वी एशिया और पैसिफिक को लगेंगे। तो ये रही इंडेक्स, ये थोड़ा सा तथ्यात्मक था। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 7 पर सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर जनसंख्या और संबंधित मुद्दे के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड घट रहा है। तो दोस्तों, घटते जनसांख्यिकीय लाभांश में यानी अगले 80 वर्षों में भारत की जनसांख्यिकीय संरचना में कामकाजी आबादी की हिस्सेदारी घटने और आश्रित निवासियों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, 2037 तक 15 से 67 आयु वर्ग के भारतीयों की हिस्सेदारी चरम पर पहुंचने, फिर 2052 तक घटने का अनुमान है, जबकि 65 से अधिक आयु वर्ग की आबादी का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद है। तो इसके पीछे क्या कारण है? भारत हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, स्वस्थ जीवन लोग जी रहे हैं। यही कारण है कि 65 से अधिक उम्र की आयु के लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो आश्रित लोगों की बढ़ेगी, तो इस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड घटेगा। तो बदलाव सबसे पहले दक्षिणी राज्यों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वह हाईएस्ट पोजीशन पर है। यही कारण है कि वहां पर इस तरह से जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो इस तरह से आश्रितों की संख्या बढ़ेगी। यहां पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन शेयर की बात की जाती है, तो यह देख रहे हैं ना किस तरह से 25 से 64 और 64 के बाद क्या होगा, तो यह आगे जैसे जैसे देख रहे हैं ना बढ़ेगा। इसी तरह से स्टेट वाइज भी बात करें तो देख रहे हैं ना केरल की स्थिति, यूपी, झारखंड, बिहार, यहां पर संभावनाएं हैं अभी, क्योंकि यहां युवाओं की संख्या अधिक रहेगी और 60 वर्ष से अधिक संख्या मतलब 2036 तक देख सकते हैं यहाँ पर केरल में यह स्थिति। तो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों को इसका नुकसान होगा। दोस्तों, डिपेंडेंसी रेशियो में भी आप देख सकते हैं, देशों की बात की जाए तो भारत में अभी बहुत सारी संभावना है, अभी समय लगेगा। तो इस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले सकता है। पेंशन वर्सेस हेल्थ एक्सपेंसेस में, तो आज भारत हेल्थ एक्सपेंसेस में ज्यादा खर्च कर रहा है, यही कारण है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्थिति है। तो दोस्तों, ये तो रहा खबर। तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश है क्या, यह बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को आर्थिक विकास की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है, जो जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप हो सकता है। तो अनेक रिपोर्टों के अनुसार भारत में सर्वाधिक युवा जनसंख्या, जैसे जापान में क्या है, वृद्धों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक उत्पादन को इससे मदद मिलेगी। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का यह भी कहना है कि किसी भी देश में यदि नवयुवकों और नवयुवतियों की संख्या अधिक हो रही है और उर्वरकता कम हो रही है, तो उस देश को इस जनसंख्यिकीय स्थिति का लाभ मिलेगा। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभ एवं अवसर की बात की जाए तो श्रम आपूर्ति, पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास, आधारभूत अवसंरचना यानी बढ़ी हुई श्रम आपूर्ति एवं युवा जनसंख्या का प्रत्यक्ष लाभ है, क्योंकि अधिक संख्या में लोग कार्यशील आयु तक पहुंचते हैं और इसका परिणाम होता है आर्थिक लाभ। दोस्तों, पूंजी निर्माण, जैसे जैसे परिवारों में आश्रितों की संख्या घटती जाती है, व्यक्ति अधिक बचत करते हैं। तो यहाँ पर आश्रित कौन होगा? 0 से 15 वर्ष के बच्चे और फिर 60 से अधिक यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो है आश्रित हो जाते हैं। यानी 15 से 59
की जो संख्या होती है वह कार्यशील होती है। तो यह दोनों इसी पर आश्रित होते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर हेल्थ और उस पर जागरूकता होगी तो ये भी संख्या बढ़ेगी, तो इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड घटेगा। दोस्तों, आर्थिक विकास युवा आबादी के बाहुल्य का अर्थ है कि मांग संचालित आर्थिक विकास। आधारभूत अवसंरचना यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड द्वारा निर्मित राजकोषीय स्थान में वृद्धि सरकार को उपभोग पर कम निवेश पर अधिक व्यय करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, ऐसे में जनसांख्यिकीय लाभांश और भारत तथा उसके समक्ष चुनौतियां, तो मानव पूंजी में वृद्धि आवश्यक है भारत के लिए अगर इसका लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि भारत के स्नातकोत्तरों के मध्य जो नियोजनीयता है बहुत कम है। एसोचेम के एक अध्ययन के अनुसार मात्र 20 से 30% इंजीनियर को ही उनके कौशल के अनुरूप नौकरी मिलती है। भारत देश में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार दोनों में वृद्धि है। और निम्न मानव विकास सूचकांक, दोस्तों यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में आप देख सकते हैं स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष जैसे बुनियादी संकेतक भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी यह जो प्रकृति है भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के लाभों को प्राप्त करने में एक अन्य चुनौती है। और रोजगार विहीन वृद्धि, लिंगानुपात का मुद्दा आप देख सकते हैं कि आज भी महिलाएं बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं और अर्थव्यवस्था में बहुत कम योगदान है। तो इसके लिए आवश्यक कदम क्या हो सकते हैं? मानव पूंजी का निर्माण, कौशल विकास, उनकी शिक्षा पर ध्यान, रोजगार सृजन करना, सुशासन जैसी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक मजबूत साझेदारी दोनों देशों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो वर्तमान संदर्भ में जिक्र करते हुए इन संबंधों की चर्चा करें। बताएं कि दोनों देशों और इंडो पैसिफिक के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं यह दोनों देश। तो इसमें जो है दोनों के संबंध, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं उसको बताते हुए अंत में निष्कर्ष पे आपको पहुंचना है। दूसरा प्रश्न है, भारत को वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करते हुए भविष्य में इस जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड में कमी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। टिप्पणी करें। तो इस तरह से इसके बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए और बताइए कि यह किस प्रकार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। तो इसमें महत्वपूर्ण अवसर, इससे जुड़ी चुनौतियां, मुद्दे और क्या नीति होनी चाहिए। अंत में आपको निष्कर्ष में जापान, सिंगापुर जैसे देशों के प्रारूप को अपना करके हम इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का अंक दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।